सर्वांना जिंदाबाद. आजच्या आपल्या हा कार्यक्रम जो आहे तो सत्यशोधकाची जी काही कथा आहे, कथा म्हणण्यापेक्षा ही संघर्ष गाथाच आहे खरं. आणि त्या व्यक्तीसमोर असणारी ही जी काही आणि व्यवस्थेसमोर असणारी जी काही आव्हानं आहेत, त्या आव्हानांवर आपल्याला या ठिकाणी ज्या अरुणा राय आहेत त्या बाबांशी या ठिकाणी चर्चा आणि संवाद करणार आहेत. तर सर्वप्रथम मी आपल्या उपस्थित असणाऱ्या सगळ्यांचं या ठिकाणी मनापासून सहर्ष स्वागत करते. स्कूल फॉर डेमोक्रेसी आणि ज्या काही सर्व संघटना आहेत, स्थानिक संघटना, त्या संघटना मिळून हा कार्यक्रम आपण घेतलेला आहे. तर आदरणीय बाबा आणि सत्यशोधक विचारवंत अरुणा राय ज्या आहेत त्या सगळ्यांना परिचित आहेत, पण तरीही तुम्हाला सांगेन की जो माहितीचा अधिकाराचा जो कायदा होता, त्या माहिती अधिकार कायद्याच्या त्या प्रणेत्या आणि स्कूल फॉर डेमोक्रेसीच्या त्या अध्यक्ष आहेत. त्या ठिकाणी तरुण सामाजिक कार्यकर्ते जे आता विरळ झालेले आहेत, ते असले निखिल दे आपल्या समोर आहेत आणि ते देखील एक मोठे सामाजिक कार्यकर्ते आहेत. त्यांनी जे किसान मजदूर जो शक्ती संघटन जे आहे तर त्याचे ते को फाउंडर आहेत. तर अशा सगळ्यांचं पाहुण्यांचं मी या ठिकाणी मनापासून स्वागत करते. आपण एवढ्या मोठ्या संख्येने ते तरुण वर्ग या ठिकाणी आलेला आहे, त्यामुळे आपलंही या ठिकाणी स्वागत करण्यात येते. आज जी आपण हा जो कार्यक्रम घेतलेला आहे तो खरं अरुणा राय यांच्या मनातून तो आलेला, त्यांच्या संकल्पनेतून तो आलेला आहे. आणि त्यांनी असं ठरवलं की आपल्या देशामध्ये जे काही परिवर्तनाचे लढे लढले गेलेत आणि त्याचे जे काही जननायक आहेत, त्या जननायकांचं या ठिकाणी त्यांनी जे काही काम केलेलं आहे ते काम आपल्या समोर हे आणलं पाहिजे. आणि ते काम आणत असताना त्याचं काहीतरी दस्तावेजीकरण म्हणजे डॉक्युमेंटेशन झालं पाहिजे. आणि त्यामुळे त्यांनी देशभर फिरून जे काही असे आपले जननायक आणि संघर्ष करणारे आपले कार्यकर्ते आहेत त्या सगळ्यांमध्ये त्या जाऊन भेटल्यात. आणि त्यामध्ये पहिल्यांदा त्यांनी प्रथम डॉक्टर बाबा आढाव यांची या ठिकाणी मुलाखत घेतली आणि त्याच्याबरोबर त्यांनी मेधा पाटकर असतील, उमा चक्रवर्ती असतील, तिस्ता सेटलवाड असतील, आणखी अनेक जे काही असले आपले कार्यकर्ते आहेत की ज्यांच्या दबावामुळे सरकारला काही कायदे करणं या ठिकाणी भाग पडलेला आहे. आणि त्यामुळे त्यांच्या इंटरव्ह्यूज, त्यांचे माहितीपट, त्याच्या डॉक्युमेंटरीज त्यांनी तयार केलेल्या आहेत. आणि त्याचा पहिला टीजर म्हणजे जे थोडंसं त्या ठिकाणी डॉक्युमेंटेशनचा जो भाग आहे तो 10 मिनिटाचा या ठिकाणी दाखवला जाणार आहे. तो जवळजवळ 30 ते 35 मिनिटाचा आहे, परंतु तेवढा तो पूर्ण न दाखवता हा आजचा भाग टीजर दाखवल्यानंतर यूट्यूबला ती आपण लिंक देणार आहोत आणि त्यामुळे आपल्याला सगळ्यांना ते पाहता येणार आहे. तर डॉक्टर बाबा आढावांना जो त्यांचा हा सगळा 7 दशकाचा जो काही संघर्ष आहे तो संघर्ष खरं एका डॉक्युमेंटरीमध्ये घेणं तसं खूप अवघड आहे, परंतु ते चॅलेंज अरुणा राय यांनी त्या ठिकाणी निखिल दे यांनी घेतलं, स्वीकारलं आणि ते आता आज आपल्या समोर त्याबद्दल चर्चा आणि संवाद देखील त्या ठिकाणी केला जाणार आहे. बाबांचं कॉन्ट्रीब्युशन सांगत असताना खरं बाबांचा परिचय करून देण्याची आवश्यकता नाही. सर्व महाराष्ट्रभर नव्हे देशभर त्यांच्या कार्याची आणि फुले आंबेडकर शाहू ही जी संकल्पना आहे, तो जो काही विचार आहे तो पोचवण्याचं खरं काम बाबांनी केलेलं आहे. आणि त्यामध्ये सर्वात प्राधान्य त्यांनी अंगमेहनती जो कष्टकरी वर्ग आहे, जो अनऑर्गनाइज सेक्टरमध्ये झालेला होता, कारण पूर्वीचे जे काही कामगार नेते होते ते सगळे ऑर्गनाइज सेक्टरमध्ये काम करत होते. आणि ऑर्गनाइज सेक्टरमध्ये काम करणं हे तुलनेने अनऑर्गनाइज सेक्टरपेक्षा अतिशय म्हणजे थोडं ते सोपं होऊन जातं. पण अनऑर्गनाइज सेक्टरच्या वर्गाला पहिल्यांदा तुमच्यावर अन्याय होत आहे, तुमच्यावर अन्याय होतो, तुमच्यावर कुणीतरी अत्याचार करतंय, तुम्हाला कुणीतरी तुमचं शोषण करतं आहे हे पहिल्यांदा सांगावं लागतं. तो संवाद त्यांच्याशी साधावा लागतो. त्यांच्या मनामध्ये
अन्यायाविरुद्ध चीड निर्माण करायला लागते. तर मला वाटतं गेली 7 दशकं हे काम बाबा अव्याहतपणे या ठिकाणी करत आहेत आणि त्यांच्या आयुष्यातील त्यांनी जवळजवळ 4 जे लॉंग मार्च आहेत ते त्यांनी मोठ्या मेहनतीने आणि मोठ्या कष्टाने या ठिकाणी केलेले आहेत. त्यातील जो पहिला त्यांचा जो हे होता तो एक गाव एक पाणवठा, आपण सगळे त्याच्याबद्दल परिचित आहात. बऱ्याच जणांनी तो जो काही त्यांनी जो संघर्ष केलेला होता तो संघर्ष कशासाठी होता तर डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी जसं महाडच्या चौदार तळ्यावर पाण्यासाठी जो काही तो संघर्ष केला आणि तो जो पाणी आहे ते सगळ्यांना सवर्णांकडून ते दलितांनाही ते मिळालं पाहिजे, ही अधिकाराची जी काही लढाई केली तीच लढाई बाबांनी स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर देखील त्यांना ती करावी लागली आणि त्याचे ते दाहक अनुभव त्यांनी एक गाव एक पाणवठा या चळवळीमध्ये आणि या पुस्तकामध्ये आपल्याला ते दिलेले दिसतात. त्यानंतर दुसरा संघर्ष जो होता बाबांचा तो त्यांनी केला होता की मराठवाडा विद्यापीठाचं डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाचं जे काही नामांतराचा लढा होता तो नामांतराचा लढाचं देखील त्यांनी फार मोठा लॉंग मार्च या ठिकाणी महाराष्ट्रामध्ये काढलेला होता. आणि तिसरा जो आहे जो राजस्थानमध्ये अरुणा राय ह्या राजस्थानमधल्या आहेत आणि मला वाटतं बाबा त्यावेळेला मनूचा पुतळा राजस्थान हायकोर्ट जो आहे त्यामध्ये मनूचा पुतळा हा उभा केलेला आहे आणि कुणाच्याही ते लक्षात आलेलं नाही आजपर्यंत तो दिसतोय, परंतु त्याच्याबद्दल आवाज उठवण्याचं सगळ्यात मोठं काम डॉक्टर बाबा आढावांनी केलेलं आणि त्यांनी महाड ते राजस्थान असा एक लॉंग मार्च त्या ठिकाणी नेला होता आणि त्यामध्ये अरुणा राय असतील निखिल असतील यासारखे तिथले कार्यकर्त्यांची त्यांना फार मोठी मदत झाली होती. आणि चौथा जो लॉंग मार्च होता बाबांचा तो होता असंघटित कष्टकरी वर्गासाठी, ज्यांच्यासाठी ते 7 दशकं काम करत आहेत आणि हमाल पंचायती सारखी संघटना त्यांनी जी एक बळकट अशी केलेली आहे नावारूपाला आलेली आहे. त्या संघटनेचं माथाडीचं जे काही ते काम आहे ते त्यांनी त्यातून उभं केलं. पण एक माथाडी कायदा केल्यानंतर फक्त एक हमाल वर्ग त्यामध्ये आला, त्यांना इतर जो काही आणखी वर्ग होता त्याच्यामध्ये आमच्या कागदपत्र गोळा करणाऱ्या महिला असतील, मोलकरणी असतील, रिक्षावाले असतील, जे जे कोणी पथारीवाले असतील, जे जे असंघटित आहेत, जे जे अनऑर्गनाइज सेक्टरमध्ये येतात, ज्यांना स्टेट गव्हर्नमेंट किंवा सेंट्रल गव्हर्नमेंट यांच्या कुठल्या पेन्शन, ग्रॅज्युइटी फंड, हेल्थ यासारख्या सुविधा किंवा सोशल सिक्युरिटीज मिळत नाहीत, त्या व्यक्तींसाठी बाबांनी महामोर्चाचं आयोजन केलं होतं आणि ते दिल्लीच्या रामलीला मैदानात होतं आणि त्या मोर्चाला देखील अरुणाजी आणि निखिल त्या ठिकाणी मोठ्या संख्येने त्यांचं जे संघटन आहे ते संघटन घेऊन ते त्या ठिकाणी हजर होते. तर मला वाटतं बाबांचा संघर्ष सांगितला तर मला वाटतं 24 तासही आपल्याला पुरणार नाहीत, परंतु आपल्याला थोडीशी त्याची एक झलक या ठिकाणी सांगावी म्हणून मी सांगितलं. अरुणाजी जे आहेत त्यांच्याबद्दल माहिती सांगणारच आहेत, परंतु माहिती अधिकाराचा जो कायदा जो काय आला त्याच्यामध्ये तो इम्प्लिमेंट करावा, त्याचं ड्राफ्टिंग जे आहे कायद्याचं ते करण्याचं काम अरुणाजींकडे जातं आणि तो कायदा करण्याचं श्रेय या अरुणाजी राय यांच्याकडे ते जातंय. मला एक त्यांच्याबद्दल एक सांगायचं आहे की त्या स्वतः IAS ऑफिसर होत्या आणि मला वाटतं 68च्या त्या बॅचच्या IAS ऑफिसर होत्या. 5-7 वर्ष त्यांनी IAS ऑफिसर म्हणून काम केलेलं होतं आणि ज्या वेळेला ते काम करत असताना त्यांच्या लक्षात आलं की हे काम करताना आपण पूर्णपणे न्याय असंघटित जो वर्ग आहे, जो शेतकरी वर्ग आहे, जो कामगार वर्ग आहे त्याला आपण न्याय पुरेसा देऊ शकत नाही. त्यामुळे त्यांनी IAS पदाचा त्यांचा राजीनामा दिला. एक लक्षात घ्या, तरुण या ठिकाणी आलेले आहेत, आम्ही आमच्या MPSC आणि UPSC साठी सगळं आयुष्य देतो, परंतु एक IAS होणारी महिला आणि तेही 68च्या त्या काळामध्ये आपला राजीनामा देते आणि ह्या असंघटित वर्गाबरोबर त्या जोडल्या जातात. मला वाटतं हे त्यांचं चळवळीतलं खूप मोठं योगदान आहे. त्यांनी इतरांच्या चळवळीचं योगदान त्या ठिकाणी केलं, परंतु त्यांच्याबद्दल या ठिकाणी परिचय इथं दिला जाईल. परंतु आता ज्या काळामध्ये आपण ह्या ठिकाणी आलेलो आहोत, लोकसभेच्या इलेक्शन डिक्लेअर झालेल्या आहेत, सार्वत्रिक निवडणुका लागलेल्या आहेत आणि त्या पार्श्वभूमीवर
आपल्यामध्ये जे कार्यकर्ते या ठिकाणी आहेत तर त्या कार्यकर्त्यांमध्ये खूप अशी अस्वस्थता आहे. कारण जो या ठिकाणी फार मोठी घोषणा करून या देशातला भ्रष्टाचार जो काँग्रेसने निर्माण केलेला आहे तो निपटून काढण्यासाठी जसा माझा जन्म झाला आहे असं या ठिकाणी स्वतःच्या शिरावर अगदी 56 इंची छाती ठोकून जो सांगत होता नेता आणि म्हणत होता न खाऊंगा आणि न खाणे दूंगा, तर मला वाटतं इलेक्ट्रॉन जो काही बॉन्ड होता त्यामध्ये मैं ही अकेला खाऊंगा किसी को खाणे नहीं दूंगा ही त्यांनी ती एक घोषणा मला वाटतं त्यांची केलेली आहे. आणि ह्या परिस्थितीमध्ये आपल्याला लक्षात येईल की फार मोठं आव्हान आपल्या पुढे आहे. आणि ह्या आव्हानाचा बाबांचं आणि अरुणाजींचं निखिलजींचं काम हे तर खूप मोठं आहे. परंतु आता हा जो काही आपल्या पुढे जो या ठिकाणी राक्षस निर्माण झालेला आहे त्याला आपण कसं तोंड द्यायचं. कारण ही सुद्धा जी माहिती आहे आज इलेक्ट्रॉनिक बॉन्डचा सुद्धा निकाल कशामुळे लागला तर माहितीच्या अधिकारामुळे तो लागलेला आहे. आपल्या माहितीच्या अधिकारातले जे काही कार्यकर्ते होते जी वकील मंडळी होती त्यांनी हा जो काही विषय होता तो लावून धरलेला होता. आणि तसंच मला वाटतं अजून पीएम केअर फंडाबद्दल देखील आहे. पीएम केअर फंडाबद्दल देखील पंतप्रधान एक शब्द बोलत नाही. कोणी कुठून काय देणग्या दिल्या, किती दिल्या, हजारो दिल्या, कोट्यावधी दिल्या, मिलियन दिल्या, काय दिल्या त्याचा काही हिशोब नाही. परंतु एखाद्या विरोधी पक्षाने जर त्याने 1 कोटी 2 कोटी गेले तर त्यांना त्या ठिकाणी ईडी, सीबीआय, आयटी, निवडणूक यंत्रणा सगळ्या यंत्रणा त्यांच्या कामाला लागल्या जातात आणि सगळ्या विरोधी पक्षाला डांबून ठेवण्याचं काम त्या ठिकाणी चाललेलं आहे. त्यांची जी काही खाती आहेत ती देखील गोठवली गेलेली आहेत. म्हणजे त्यांना पाहिजे आहे या ठिकाणी एक देश एक इलेक्शन हा नारा तर दिलेलाच आहे, पण एक देश आणि एकच पक्ष आणि बाकीचे पक्ष कुणीही विरोधी पक्ष या देशामध्ये राहू नयेत यासारखं त्यांचं सगळं काम चाललेलं आहे. आणि मला वाटतं ही अनडिक्लेअर्ड इमर्जन्सी आहे आणि ती असल्या कारणाने ही आणीबाणीची सगळी वेळ आलेली आहे. आणि त्याचा सुद्धा उहापोह या चर्चेमध्ये अरुणाजींनी या ठिकाणी बाबांशी बोलताना करावा. कारण आमच्या सगळ्या कार्यकर्त्यांमध्ये हा एक संभ्रम निर्माण झालेला आहे की आता आपण काय करायचं आणि कुठल्या ताकदीने लढायचं. कारण जर विरोधी पक्ष देखील या ठिकाणी गडबडून गेलेले असतील तर नक्कीच जनसामान्यामध्ये देखील हा एक संभ्रम निर्माण झालेला आहे. तर त्याला दिशा दाखवण्याचा देखील संवाद आजच्या ह्या कार्यक्रमातून झाला पाहिजे अशी मी या ठिकाणी आशा व्यक्त करते आणि थांबते. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. काम करने वाले संगठन जितने लोग आज हम उपस्थित हुए हैं सबको मेरा जिंदाबाद. मजदूर किसान शक्ति संगठन का जिंदाबाद और डॉक्टर इशारा का जिंदाबाद. हमारा एक नारा है, हम कहते हैं कि न्याय समानता हो आधार, ऐसे रचेंगे हम संसार. तो आप मेरे साथ बोलिए, मैं कहूंगी न्याय समानता हो आधार, आप कहेंगे ऐसे रचेंगे हम संसार. न्याय समानता हो आधार. इसी चक्कर में न्याय और समानता के चक्कर में मजदूर किसान शक्ति संगठन ने खोज किया जिसके लिए सूचना का अधिकार मिला. मैं 2010, 11, 12, 13 में वापस मेरे गांव गई तो गांव में घूमी तो मैंने देखा कि इस 2000 के बाद जन्मे हुए पीढ़ी और मेरे में बहुत फर्क है. मैंने ये देखा कि जो कहानियां हम गांव के चौपाल में सुनते थे, जो हमारी नानी दादी सुनाती थी, जो बुजुर्ग सुनाते थे, उन सब के ऊपर 2 तरीके के हमला हो गया. एक तो आपके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का जो चक्कर पड़ा है, जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी कहते हैं आजकल, उसका एक बहुत बड़ा असर हो गया है. और क्योंकि गांव में भी परिवर्तन आ गया है, वो चौपाल और वो बुजुर्ग वो चौपाल में नहीं मिलते हैं तो कहाँ मिलते हैं, कहीं और मिलते हैं. तो कहानियां जो मुख जवानी हमारे मेरे दादा की, मेरे दादी की, मेरे नाना नानी की कहानियां, बाबा की कहानियां, जो कहानियां हम लोग सुनते आ रहे हैं, वो कहानी कहने के लिए मंच नहीं रहा है अभी. तो मुझे लगा कि आज के जमाने में जो हम जैसे काम करने वाले हैं हमारे ऊपर बहुत लांछन लग रहे हैं. कोई तो कह रहा है कि हम क्या जीवी है, आंदोलन जीवी है. कोई कहता है कि हम नक्सलवादी के साथ देते हुए मर्मन नक्सल. कोई कहता है हम देशद्रोही है,
और कई सारे हमारे साथियों को पकड़कर जेल में भी डाल दिया है। तो मुझे लगा हम देश को जितना प्रेम करते हैं और इसके लिए हम लोग काम करते हैं, कोई दूसरे भी होंगे मगर हम भी हैं, तो हमारा पहचान क्यों नहीं हो रहा है। तो समझ में आया कि जानकारी नहीं है, सूचना नहीं है। तो उस सोच को लेकर आगे बढ़ते हुए मुझे लगा कि ऐसे जो प्रबुद्ध लोग हैं उनकी कहानियां आप सबके सामने रखने की तो हम लोगों तो जानते हैं, और जो युवा पीढ़ी है उसके सामने है नहीं। ये भी समझ में आ गया कि भाषण सुनने में रुचि नहीं है, पढ़ने में भी कम रुचि है। अभी मराठी में आरटीआई की कहानी की किताब साधना पब्लिशर्स ने पब्लिश किया, वहाँ पढ़ा है। आपको किसी को खरीदना है तो खरीद भी सकते हैं, अगर पढ़ने की आदत भी नहीं है तो करे क्या। आजकल युवा साथी जितने लोग बैठे हैं पॉडकास्ट सुनते हैं, पॉडकास्ट सुनते हैं, वो तो लंबा सुन लेंगे मगर कहानी लंबा नहीं पड़ेगी। और वो जो चीजें आती है वो 2 मिनट का आता है तो और अच्छा बढ़िया, और 2 मिनट से ज्यादा होता है तो उसके लिए तकलीफ। तो ये सब सोचते हुए सोचा कि एक डॉक्यूमेंट्री सीरीज, डॉक्यू सीरीज कहते हैं, वो बनाए और ऐसे प्रतिष्ठित लोगों की उनकी कहानी सुनिए। मान लीजिए ये एक मंच है, ये जो आपका जो YouTube है वो एक मंच है, उससे आप उनकी कहानी सुनेंगे। ना केवल ये सुनेंगे कि उन्होंने संघर्ष किया, युद्ध किया, कानून क्या बने, मगर वो कौन है और क्या है और कैसे जिए। तो इनमें बाबा का तो मैं क्या कहूँ और आप सब लोगों का मैं क्या कहूँ। पुणे में हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा है, या आए हैं आप लोगों के बीच में। 90 के दशक के शुरुआत से हम लोग आ रहे हैं, कई बार आए हैं। या निखिल बताएगा कि आपके माथाड़ी बोर्ड से हम क्या क्या सीखे, आगे उसको कैसे ले जा रहे हैं। संगठन ने बहुत सीखा है, हम साथ साथ बहुत संघर्षों में साथ रहे हैं। पेंशन परिषद को लेकर दिल्ली में खूब लड़े हैं, कई सारे मुद्दों पे साथ रहे, ऐसी बात नहीं है। अब लगा कि बाबा की कहानी से हम शुरू करेंगे। बाबा आज तो 94 साल के हो गए। जब ये डॉक्यू सीरीज का ये बना था, 92 साल के थे बाबा। हमें लगा कि हम बैठ के चर्चा जैसे घर में करते हैं वैसे करेंगे, और उसको फिल्म में कैप्चर करके मेरी जो जवान पीढ़ी है आपके सामने रखेंगे। क्योंकि मुझे लगता है कि ये फिल्म देखें तो शायद आप लोगों को लगेगा कि हमारे जीवन में भी कोई सार था, हम भी सपने लिए और हम सपने को साकार करने के लिए कई चीजें किए। आप अलग करेंगे मगर सपना तो लेना पड़ेगा, और उस सपने में आज की जो वर्तमान स्थिति है उसको बदलने के लिए भी लेनी पड़ेगी। तो कैसे सपने लेते हैं, कैसे जाते हैं, अलग अलग रास्ते जाते हैं, मगर सब एक ही मंजिल पे पहुंचता है, वो है संविधान, जिसमें समता, उसमें लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, 3 जो चीजें हैं उनके लिए ही हम लोग सब संघर्ष कर रहे हैं। संविधान को बचाना है, संविधान ही कष्ट में है आजकल कह रहे उसी को बदलेंगे। तो उसमें हम तो चलो, हम तो पहुंच गए 70, 80, 90 साल के। आप लोगों का क्या होने वाला है, संविधान के बगैर आपका जीवन में क्या होगा, ये थोड़ा सोचिएगा। ये हमारी बात नहीं है, आपकी भी बात है। ये बात आपके सामने रखने के लिए ये डॉक्यू सीरीज बनाया है। इसमें और भी कई लोग हैं, आप बाबा केवल नहीं, बाबा के साथ शुरू हुआ है, और 6 और डॉक्यू सीरीज में लोग तैयार हैं। इनके भी आप YouTube में डालेंगे, उसके बारे में इसके बाद शुभम बताएगा। अभी आप थोड़ा सा 10 मिनट का एक झलक देख लीजिए क्या है, उसके बाद शुभम बताएगा, जो जवान है और इसको बनाने में खूब मदद किया। हमारी एक बहुत बड़ी टीम है, उसने मदद किया। मगर आज मैं कहना चाहती हूँ, मदद करने वाले में सभा 28 साल की, 27, 26 साल की थी। मीरा पणिकर वो भी 28, 27, 26 साल की थी। शुभम विश्वास जो आज आया है ये 28 साल का है। जो जने जुड़े हैं और इसमें जोर लगा के इसको किए हैं उनमें, और अमित तो जिसने पुणे में रहते थे और फिल्म बनाते थे, उन्होंने इसकी फिल्मिंग की एडिटिंग की है। उसके बारे में डिटेल में शुभम बताएगा, मगर ये जिक्र करना चाह रही थी। आइए देखिए। मैं 3 गुरु मानता हूँ, एक कबीर को मानता हूँ, एक बुद्ध को मानता हूँ, एक फुले जी को मानता हूँ। आई एम अ डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट, लेकिन रेवोल्यूशन की पूरी डेफिनेशन हमको बदलना पड़ेगी। बंदूक से गोली निकालकर क्रांति नहीं होगी। आई एम नॉट दैट वे थिंकर, आई डोंट क्लेम टू बी। लेकिन मेरे दिल को ये लोग इसे सवाल सताते हैं। मुझे सत्य शुरू होना पड़ेगा और उसके बाद सत्याग्रही बनना पड़ेगा। ट्रुथ, नथिंग बट ट्रुथ।
और उसकी खोज करने का मुझे है। बाबा अगर 92 साल के हो गए, उनके 50 साल से या 60 साल से वो पुणे में मजदूरों के लिए, असंगठित मजदूरों के लिए काम करते आ रहे हैं। उनके प्रमुख कामों में से जो बहुत मशहूर है, एक तो उन्होंने एक मारवाड़ी बोर्ड करके एक संस्था, एक सरकार भी स्थापित किया है जिसका नाम है महाराष्ट्र मारवाड़ी हमार एंड अदर मैनुअल वर्कर्स एक्ट। मेरे बारे में कहा जाए तो I had been in the jail for 50 times. For I made satyagraha. As Gandhi said, what we call सविनय कायदे भंग, लॉ ब्रेकिंग। तो ये बात है कि बहुत कम लोग ऐसे हैं कि जो ऐसी सोच में है। कितने बारे में वो जेल में गए, जा सकते हैं क्या, क्यों नहीं गए? सत्य की बात होती है, सत्याग्रह की बात होती नहीं है। ये मेरे दिमाग से ऐसा मुझे लग रहा है। आई एम अ डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट। आई एम अ डेमोक्रेट। सोशलिज्म की क्या हालत है उसके पूरे बड़े डिफिनेशन है, लेकिन मैं इस नतीजे पर थोड़ी मैं कह देता हूँ सिर्फ डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट होने से नहीं होगा, मुझे सत्यशोधक होना पड़ेगा और उसके बाद सत्याग्रही बनना पड़ेगा। सत्यशोधक महात्मा ज्योतिराव फुले ने खुद कहा ट्रूथ सीकर। अब देखिए कैसी है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का नाम लेते हैं हम लोग। अभी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने आखिर में क्या कहा, मैं 3 गुरु मानता हूँ, एक कबीर को मानता हूँ, एक बुद्ध को मानता हूँ, एक फुले जी को मानता हूँ। और ना मेरी अपनी प्रार्थना है, उन्होंने कह दिया इसलिए नहीं, लेकिन वो भी उनकी भी सोच थी ना, वो भी बदलाव चाहते थे ना पूरा, और वो चाहते थे डेमोक्रेटिकली हो जाए, इसलिए तो संविधान हमारे सामने रख दिया। हमें अब हमारा रास्ता ढूंढना है और हमारा पक्का करना है। संघर्ष में संवैधानिक मूल्य और अधिकारों के तहत एक जनता को, लोगों को, लोक राजनीति को, लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए, भागीदारी की लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए, न्याय के लिए, समानता के लिए, भागीदारी के लिए जो काम किए हैं, उनकी कुछ न कुछ कहानियां सबको सुनना चाहिए। हम लोगों ने कोशिश करके महाराष्ट्र में प्रोजेक्ट अफेक्टेड पर्सन्स के लिए जो कानून बनवाया है उसमें बिल्कुल यह हुआ है कि ये जो प्लान बनाते हो आप डैम का, उसका उसका पुनर्वसन, उसका भाग बनना चाहिए। नर्मदा के बारे में भी हम लोगों ने मांग की थी कि तो आप सब बात करें, बिजली की बात कर रहे हैं, लेकिन जो लोग डूब गए उनके लिए नए संपत्ति में कौन सा हिस्सा है? आज महाराष्ट्र में आप देखा जाए प्रोजेक्ट अफेक्टेड पर्सन्स का कानून है जिसमें यह है कि जो लोग डूबने वाले ट्राइबल हो, कुछ हो, उनके लिए जमीन देना चाहिए आपको। जो नया एरिया में बन जाएगा उसमें आपको जमीन देना पड़ेगा। और इसका जमीन कहाँ से लाओ, जमीन कहाँ से लाओ? बहस हुई अरुणा, क्या कहूँ, इतनी बहस हुई जोरदार, और हमारे चीफ मिनिस्टर जोर से बोले, बाबा अब क्या, आपने कभी खेती की है, आप क्या जानते हो? लेकिन मेरे तब लीडर थे दत्ता देशमुख को खड़े होकर बोले, जमीन कहाँ से लाने की, जमीन कहाँ से लाने की, आप किसको पूछते हो? हमारे वसुंधरा नाइक करके सीएम चीफ मिनिस्टर थे, वो बिल्कुल बोले, ऐसे हमको बोले, आप कहाँ काश्तकार? लेकिन वो कॉम्रेड दत्ता देशमुख बोले, मैं काश्तकार हूँ। आप जमींदार है, आपने कभी नहीं खेती की, उन्होंने बोल दिया। वो बोले मैं काश्तकार हूँ, महाराष्ट्र में मैंने ग्रेप का उत्पादन महीने पहले किया, आप पूछ लो जमीन कहाँ से लाने की, जमीन क्या खबर है? ऐसा पूछ रहे, बाबा को पूछ रहे। नाइक साहब को मानना पड़ा और महाराष्ट्र में प्रोजेक्टेड अफेक्टेड पर्सन्स के लिए, पीएफएस के लिए कानून बन गया। आज हमने जो सोशल समझ पैदा किया है, हर गांव में मंदिर है, हर गांव में मस्जिद है, हर गांव में हर धर्म का गुरुद्वारा वगैरह है, लेकिन हमने जो नई चीज़ें बनाई है
जिसे कहते हम कॉन्स्टिट्यूशन की किताब कहते बोलते हो, हम लोग मराठी हिंदी में क्या कहते, संविधान की किताब हम बोलते हैं। तो हमारा जो संविधान है, वो संविधान की किताब की क्या बात होती है? मैं परेशान हूँ, MP होने के बाद, चुनने आ जाने के बाद, जब शपथ लेने जाते हैं, पूरे लोग ईश्वर का नाम लेते हैं, तो गीता का नाम लेते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन पर हाथ कितने लोगों ने किया? तो हम लोगों ने भी तय कर लिया कुछ नहीं, मैं इंडियन भारतीय हूँ, हर गांव में घटनालय होगा, देवालय जैसा होता है ऐसा करता है। जिस देवालय में एक हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की किताब होगी, जिस मंदिर में हमारा अशोक स्तंभ होगा, जहां हमारा तिरंगा होगा, और ये मंदिर जैसा हम जो बना रहे हैं, उसमें गांव के पूरे लोग इंडियन होकर, भारतीय होकर हम लोग इकट्ठा हो जाएंगे, और हफ्ते में एक दफे तो भी हम राष्ट्रगीत मनाएंगे, पूरे लोग जात पात कोई भी बात। आप बार बार कहते थे कि हम सत्ता बदलने के लिए नहीं खड़े होते हैं, हम व्यवस्था बदलने के लिए खड़े हो रहे हैं। अब बार बार कहे हैं कई बार, तो इस व्यवस्था को बदलने के लिए अब आपकी नजर में क्या है? भारत को अपना रास्ता खोलना पड़ेगा। यहाँ रिलीजन वाली बात है, यहाँ कास्ट वाली बात है, यहाँ जेंडर वाली बात है, यहाँ प्रदेश वाली बात है, यहाँ एज का प्रॉब्लम है, सब है। और दूसरी तरफ हमारी जो संविधान है, जिस संविधान में लोग डेमोक्रेसी है, स्वातंत्र है, समता है, बंधुता है, उसमें विज्ञान निष्ठा है, धर्मनिरपेक्षता की बात कही गई है, डेमोक्रेसी की बात कही गई है, और सोशलिज्म का भी हमने कर दिया है। हम लोगों को ये सोचना चाहिए कि इन मूल्यों को प्रस्तावित करने के लिए हमको कितना प्रयास पड़ेगा, कौन करेगा? यहाँ के जवान लड़का और लड़की। और आप जवान के लिए क्या कहेंगे, आज के बच्चों के लिए क्या बोलेंगे आप? अभी हमारे जैसे जीवन जीना है, क्रांति लाना है, गांव में जाना है। आप लोगों ने कोशिश करके जंतर मंतर पर पेंशन के बाद मांग के लिए धरना पकड़ने किया था, और मुझे याद होगी उसी वक्त अन्ना हजारे का नाम लेकर दूसरे टेंट पे वो लोग नारे लगाते थे भ्रष्टाचार आंदोलन के खिलाफ। और आप लोगों ने तो रात दिन का किया था। एक दिन मुझे उधर रहना पड़ा, दूसरे दिन सवेरे वो उधर के लड़के आ गए मेरे पास, अन्ना जी के एग्जाम से बन गए थे बोले, और मुझे बोले अंकल आप बूढ़े लोगों के पेंशन के लिए इतने तरस रहे हो, हमारे जैसे जवान लोगों के लिए कुछ तो भी करो ना। जिस देश में जवान लोगों के फ्यूचर के बारे में इतना अंधेरा है, उस देश में जो लोग सोच वाले लोग हैं, उनको सोच करनी चाहिए कि कैसे हम उनको ये माहौल हम कैसे बदलेंगे। सिर्फ हमारा ख्याल करने का, हमारा आंदोलन के तरीके, हमारे पूरे के पूरे ये नीति का हम कैसे करें। आई एम नॉट दैट वे थिंकर, आई डोंट क्लेम टू बी, लेकिन मेरे दिल को ये लोग इसे सवाल सताते हैं। ये मैंने तो एक रात में नहीं हुआ, लेकिन हमारा आज तक का परिवर्तन का जो हमने जो प्रयास किया है, कोई प्रैक्टिस में हो मेरे जैसे लोगों ने, कई किताबों में किया होगा, कई लोगों ने सोच किया हो, कई लोगों ने बाहर से किया, कहते चल गया, लेकिन क्रांति की बात हमेशा, क्रांति जिंदाबाद रहेगी, क्रांति जिंदाबाद रहेगी, ये हमने नारा लगाया, गाना भी गाते हैं, आज भी गाते हैं कि क्रांति होनी चाहिए, लेकिन रेवोल्यूशन की पूरी डेफिनेशन हमको बदलना पड़ेगी। जो पूरा अपना ग्रुप है सब लोग ये इकट्ठे आकर काम करने लगे तो माहौल कुछ तो भी अलग हो जाएगा, ऐसी मेरे दिल उम्मीद है। इस तरह कहता हूँ उसके साथ का कोई रास्ता नहीं, ये रास्ता नहीं है। वो कोई भी कहे बंदूक से गोली निकालकर क्रांति नहीं होगी, क्रांति दिल में जब तक ये होगा तभी होगी। दूसरे होते ट्रुथ
नथिंग बट ट्रूथ, और उसकी खोज करने हक लिए मुझे है। आप मत कहो मुझे, आप मुझे मत कहो कि सत्य आपका अपने है, मुझे भी हक है सत्य, वो हक बजाने की कोशिश करता है। बस, धन्यवाद। अरुणा जी और बाबा ये अपना जो संवाद है वो जारी करेंगे। बाबा, जॉर्ज ऑरवेल ने कहा था कि इन टाइम्स ऑफ यूनिवर्सल डिसीट स्पीकिंग द ट्रूथ इज अ रेवोल्यूशनरी एक्ट। उन्होंने कहा था इन टाइम्स ऑफ यूनिवर्सल डिसीट स्पीकिंग द ट्रूथ इज अ रेवोल्यूशनरी एक्ट। तो आजकल सच बोलना ही मुश्किल है, क्योंकि सच बोलते ही इस किस्म के आरोप लगते हैं हमारे ऊपर कि सच बोलने वाले चुप होने लगे। तो आप और मेरी जो लड़ाई और झगड़ा सत्य के साथ शुरू हुआ, आप सत्य शोधक बने, और हम लोग सूचना के अधिकार भी सच्चाई और सच की एक खोज ही है कि उन कागजों में क्या सत्य है, मजदूर क्यों मर रहा है, वो महिला क्यों मर रही है, उसके पास सच्चाई और न्याय क्यों नहीं आ रहा है, उसी की खोज से हम लोग भी चले थे। तो आपको इन सारे फूले और अम्बेडकर सबको आप उनके साथ चलते रहे, और हम संविधान को लेकर हम चलते रहे हैं। फिर आज की परिस्थिति में आप हमारे सामने ये पूरा जो ये रास्ता है, इसमें हम कैसे चलें? फिर हम जो कहेंगे बातचीत हमारे बीच में, पता नहीं हुआ लोगों को अच्छा भी लगेगा कि नहीं लगेगा। जो अच्छा लगा वो ले लो, जो नहीं अच्छा लगा मत लीजिए, मगर ये चर्चा तो सुननी चाहिए कि आगे का रास्ता है क्या, अब इस परिस्थिति में क्या करें। अरुणा जी, एक तो बात साफ है, आप एक ICS अफसर, मतलब बराबर है IAS, आपने नौकरी छोड़ दी और इसमें आज अफसरी हुई। मैं भी व्यवसाय से डॉक्टर, मैंने अपना व्यवसाय छोड़ दिया और इस रास्ते में आया। शारीरिक बीमारी को कुछ हद तक हम हल कर सकते हैं, लेकिन दुनिया में जो मानसिकता है, वो मानसिकता दूर करने के लिए चल मगाशी माझं हिंदी ऐकलं तर मला वाटलं की मी काही हिंदीवर फारसा अन्याय केलेला नाही असं मला वाटतं. आता तुम्ही मला सांगितलं मी बोलतो, माझं काही म्हणणं नाही. एक ऋतूता मानली पाहिजे. आम्हाला सुद्धा काही रस्ता सापडलाय का? दावा करू का आम्ही? मी काही रामदेव बाबा नाहीये, तुलना करू नये. पण मानवाला जी बुद्धी मिळालेली आहे त्याने रस्त्याचा शोध केलाच पाहिजे. हा एक प्रकारचा सत्याग्रह आहे असं मला म्हणायचं. अरुणा, मी ते तुमच्या तिथे जे म्हणालो त्यानंतर मी पाहिलं, मी त्यात पाहिलं की एक दोन शब्दाचं उत्तर येईल का? वैचारिक पातळीवर खूप गोष्टी मान्य केल्या जातात. थोडसा दृश्यांतर होईल म्हणून मी सांगतो, तेवढी तुम्ही परवानगी द्या. भारताचे माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग हे परवा राज्यसभेतून रिटायर झाले वयाच्या 90व्या वर्षी, आणि त्यांच्यावर काही वर्तमानपत्रांनी लिहिले की त्याच्यावर अन्याय कसा झाला. तो अन्याय कसा झाला म्हणाले तर पंतप्रधानपदी मनमोहन सिंग असताना त्यांच्यावर नियंत्रण ठेवणारी एक कमिटी सोनिया गांधींनी तयार केली. तिचं नीती आयोग काहीतरी नाव,
नॅशनल ॲडवायझरी कॉन्सिल तयार केला आणि त्या कॉन्सिलच्या या सभासद होत्या. माझं त्यांचं नाटक असं जमलं ते तुम्हाला मी सांगतो. मी त्यात नव्हतो, परंतु आमच्या चळवळींचा आवाज काहीतरी जावा त्यांच्यापर्यंत यासाठी या मंडळीने आम्ही करतो. जॉन ड्रेक होते, म्हणजे ते इलाबेन भट त्यामध्ये होत्या गुजरातच्या वगैरे, आणि आम्ही या मंडळीने भेटत होतो की आमच्या त्यांचे प्रश्न, या प्रश्नांना काहीतरी करा ना. मोंटेसिंग अवलियावाले आलेले आहेत, मनमोहन सिंगजी जागतिक बँकेतून आलेले आहेत, कबूल आहे, अर्थशास्त्रातून त्यांचा ना अफाट आहे, पण आमच्या वाट्याला काहीच येत नाही ना, काय करायचं ना. सामाजिक सुधारणा कायदा साधा सोशल सिक्युरिटी ऍक्ट होत नाहीये, करायचं काय. म्हणून आम्ही यांच्यासारखा पेक्षा करतो. म्हणजे तुम्हाला थोडं लांबडीचं बोलता येणार नाही. लोहगावच्या विमानतळावर सोनिया गांधींना आम्ही भेटायला गेलो. आमच्या वाडीकर मॅडम बरोबर होत्या. बंधन घातलं होतं की 4 शिवाय तुम्हाला कोणाला जास्त भेटता येणार आहे. आम्ही रस्त्यावर जाणार ठरवलं. पोलीस मिळाले नाही, बाईंनी कळवलं की मी त्यांना भेटायला, त्यांच्या शिष्टमंडळाला भेटायला तयार आहे. त्यांना मला माझा रस्ता आढळू नका. म्हणजे ठीक आहे. विमानतळावर आम्ही गेलो. बंदोबस्तात आम्हाला गेलं. धाडाधडकी सगळी झाली, व्यवस्थित झाली. आम्ही त्यांच्या हातामध्ये एक कागद दिला. बाईने तो वाचला आणि बाई म्हणाल्या, आय एम टोटली विथ यू. माय गव्हर्नमेंट इज बाउंड टू डू इट and if they don't, I shall be with you. ही 4च वाक्य. पुण्यातल्या वर्तमानपत्रांनी वगैरे काय त्यांचं सोडून आपल्याला बोलत नाही. 1.5 वर्ष मी वाट पाहिली, काही झालं नाही. आणि मग यांच्या साह्याने बाईंना भेटायला गेलो, निकट आम्ही भेटायला गेलो आणि मी त्यांना ते पत्र, बाई खरं म्हणजे आश्चर्य वाटेल मला, त्यांना त्याची आठवण होती. आणि मग इतकी चक्र भरा 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 हे झाली. म्हणजे मला प्रसंगाच्या सांगतो, माझ्याबरोबर 3 महिला होत्या. ह्या होत्याच, पण आमच्याबरोबर राहिलेली एक महिला होती. ती बिचारी कष्टकरी पाय घेऊन बसली होती. तिकडून बाई येत होत्या आणि मी त्या बाईंना असं केलं पाय खाली घ्या. त्या तिकडून म्हणाल्या, ओ असू द्या. ती कष्टकरी बाई आहे. आणि माझ्याबरोबर नेलेली मराठी बाई मोठ्याने म्हणाली, बघा बाई कसं असतं, बाईचं दुःख बाईला कळलं का नाही. हा घडलेला प्रसंग तुम्हाला मी सांगतोय. ही मंडळी आज असं म्हणतात की मनमोहनजीवर काहीतरी नियंत्रण ठेवायचं देखील होतं. त्या दिवशी 24 तासामध्ये जी काही सगळी यंत्रणा फिरल्या, हे शेजारी बसलेले निकटे आहेत. आमचा पेन्शनचा प्रश्न दिवशी कधी सुटलाही असता, कॉन्ट्रीब्युटर का काय करायचं सुटला असता. ही आठवण तुम्हाला एवढ्यासाठी सांगितली की माहितीच्या अधिकार आम्हाला सरकारमध्ये सरळ कळलं पाहिजे. रेस्टिंगच्या दुकानात किती माल आला आहे गावातल्या लोकांना कळलं पाहिजे. गाव आणि परत त्याच्यामध्ये काही हे नाही. काल मी त्यांच्याशी बोलायला आलो, म्हणलं राजस्थानमधले बालभाऊ थांबले का. महात्मा फुल्यांचं नाव घेतल्यामुळे बाई म्हणाल्या, बालभाऊ थांबलेत पण दहेज प्रथा सुरू झालेली आहे. आमचं नातं काय वैचारिक आहे ते तुम्हाला मी सांगतो. मी थांबतो इथे. तर हे त्यांचं काम आहे, हे त्यांनी केलं आणि त्यांनी जोडलं आपल्याशी. आणि आज मी आश्चर्यचकित झालो की मी ज्या राज्यात राहतो तिथं माझं असं काही थोडं दाखवलं गेलं तर मीच मला स्वतःला पाहत बसलो आणि मलाच वाटायला लागलं की मी इतका म्हातारा झालोय काय. चल पुढं झालं माझं म्हणणं, थांबतो मी. तेव्हा त्यानं उत्तर द्यायचं माझं म्हणणं असं आहे, अरुणा तुम्ही आहात, मी आहे, निखिल आहे, सगळे आपण आहोत. आता तुम्ही बघायची त्या शुभमचं, हे शुभम नाव फार छान आहे. आमच्याकडे माझ्याकडे शुभम नावाचा एक ड्रायव्हर आहे माझ्याकडे, छान तरुण मुलं आहे, छान नाव आहे आणि हुशार मुलं आहेत. नवी पिढी हुशार आहे. आपल्याला या तरुण वर्गाबरोबर नातं जमवावं लागणार आहे. त्यांच्याबरोबर डायलॉग करायला खेळायला पाहिजे. आज मला सांगा, या देशातल्या तरुण मुलाला
काय त्याचं भविष्य काय? शिकलाय सवरलाय सगळं आहे काय? माझा नातू कॅनडामध्ये आहे, हुशार आहे, माझा नातू म्हणून मला तो सांगतोय भारतातली एकूण बेकारी लक्षात घेतली आणि जागतिक मंदीची जी लाट येते ती पाहिली, उद्याच्या भारतात काय होईल आजोबा कल्पना करू शकता तुम्ही? तो मला विचारला. आता तुम्ही म्हणाल की निवडणुका आल्या तर असे काय दुकान मांडले इथे? आमचं म्हणणं बोलणे मी माझी बहिणीला सांगेन, आपल्याजवळ त्याचं उत्तर नाही आहे. आपल्याला लोकांच्या बरोबर डायलॉग केला पाहिजे आणि लोकांच्यातून उत्तर काही सापडते का काय याचा प्रयत्न केला पाहिजे. म्हणून आता जो प्रयास आहे तो तुमच्याबरोबर डायलॉगचा आहे. आम्ही इथपर्यंत आणलं नाही असं फार आम्ही रुजूचं बोलतो, आणलं नाही इथपर्यंत आणलं. पण गाडं जर रुजलं असेल तर झाले असं. थोडक्यात मी सांगेन, संकल्प आम्ही संकल्प मी आम्हाला प्रश्न विचारतात, पण राज्यकर्त्यांना जरा विचारा ना, तुम्ही जी 26 नोव्हेंबर 1949 रोजी प्रतिज्ञा केली त्या प्रतिज्ञेचा भंग का झाला? हा सवाल का नाही विचारायचा? घटनेत लाभांश बनवला का? उलट ते उद्दिष्ट डावलून तुम्ही आज बोलताय की हा देश एका धर्माचा असेल, एकच नेत्याचा असेल, हे बाकीचं सगळं फिजूल आहे, हे काय ते समाजवाद सगळं खोटं आहे. काही कर्तव्यकार माणसं देश घडवत असतात आणि काही भांडवलदारच करत असतात. आणि मग आता काय पुरुषार्थ अदानीचा ना अंबानींचाच आणि आमच्या पुरुषार्थ आला आणि तुम्ही आमची चेष्टा करायची. तारुण्याची चेष्टा ज्या देशात होते त्या देशाला भविष्य नसतं. ही गोष्ट लक्षात घ्या. म्हणून आज इथं का घेतलं, तरुण मुलांना का बोलवलं, माझ्याबरोबर असलेल्या या सगळ्या महिला का आल्यात, ह्या सगळ्या कागदपत्राला का आल्यात? आणि मग मी पाहतो आमच्या जी पुस्तकं येतात त्या पुस्तकात उत्तर सापडत नसेल, परंतु या मंडळींच्या बरोबर जे काम केलंय वर्षामुळे आम्ही करतो त्यांच्याबरोबर डायलॉगमधून आम्हाला थोडासा काहीतरी मार्ग निघू शकेल असं आम्हाला वाटतं. शांततामय सत्याग्रह. आज लोक माझ्या वयाचे लोक रुग्णात जायला घाबरतात. मला काय कळतं आणि जिकडे तो एडी यायला उचलते त्याला आत घालते, एडी उचल त्याला काय घालते. मैं आपसे ये कह रही हूँ कि आपका ये अनुवाद कर रही है. जैसे मेरा मातृभाषा तो तमिल है, मैं दिल्ली में पढ़ी तो हिंदी बोलने लगी, अब राजस्थान में राजस्थानी बोलती हूँ, शादी बंगाल में हुआ तो बंगाली भी थोड़ी बहुत बोलती हूँ, मराठी बाबा के साथ, लेकिन आधा मराठी है तो उसके साथ थोड़ा बहुत, इनकी माँ भी आई हुई है तो थोड़ा बहुत मराठी खानों में पड़ता है, फिर भी समझ तो कम ही आता है पूरी बातें. मगर इसलिए हम लोग कह रहे हैं भाषा की तो बहुत बड़ी समस्या है देश में. इसने हिंदी अंग्रेजी बोल दिया, हिंदी या अंग्रेजी सबको मालूम होना चाहिए, उसमें बहुत विरोध है. विरोध सब जगह से. हम तमिलनाडु में गए तो तमिलनाडु में एक बहुत बड़े लेखक हैं, तो उन्होंने पेरुमाल मुरुगन नाम है, उन्होंने खूब इसका विरोध किया. उन्होंने कहा तमिल में बोलो या तो जाओ, अगर तमिल में बोलो तो जाओ, नहीं तो आप सभी भाषा बराबर है. ये राष्ट्रभाषा क्या होता है? सब भाषा बराबर है. मैं ये कह रही हूँ कि बराबरी का अर्थ हर जगह अलग अलग किस्म से लोग अलग अलग तरीके से समझ रहे हैं. अब हमारे जो युवा लोग हैं इनके पीछे एक बीमारी है. वो क्या बीमारी हो गया? ये जो व्यवस्था, अर्थव्यवस्था हमारे यहाँ आ गया है, वो हर एक के साथ एक ट्रांजैक्शन का रिलेशनशिप करता है. जैसे सौदाबाजी का ही रिश्ता है. मेरा पैकेज क्या है, मेरा कहाँ होगा, मेरा ये क्या होगा, मेरा वो क्या होगा, सब एक व्यक्तिगत रूप से आ गया है. मगर आपका भविष्य अंधकार में है. मैंने पढ़ा था, पता नहीं कितनी गलत है, कि 2-3 दिन पहले या कल गूगल में मैं पढ़ी थी, वो भी मेरे को गूगल में पढ़ी थी, कि उसमें 30% लोगों को बड़े बड़े कंपनियों से निकाल दिया गया. आपके साथ क्या रिश्ता है? आपको कोई गारंटी है? आपके कॉन्ट्रैक्ट को कभी भी खत्म कर सकते हैं. जो वो गिग वर्कर का है, जो ये मजदूर का है, वही हाल आपका भी है.
एक जमाना था जब नौकरी लगती थी तो इंसान सोचता था, भाई अब सोचती थी कि भाई जब तक नौकरी है तब तक आराम है, मेडिकल भी हो जाएगा, घर भी मिल जाएगा, पेंशन भी मिल जाएगा। कोई भी गारंटी नहीं है। इस व्यवस्था में आप लोगों ने सोचा क्या कि क्या होगा? 4 साल देश बना लिया, उसके बाद जब क्लोजर हो जाता है आप क्या करेंगे? ये ना केवल इंडिया की बात है, पूरे देश में जितने बड़ी नौकरियां ऐसी जल्दी 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 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख इतने ज्यादा पैसे देके जो नौकरियां मिली हैं, ये सब खत्म हो जाएंगे तो हम क्या करेंगे? आपकी क्या गारंटी है नौकरी की? तो आप कहीं मजदूर से अच्छे नहीं हो मेरे ख्याल से। आज तो ज्यादा पैसा कमा लोगे, मगर कल का क्या है? आखिरकार एक मजदूर तो एक न्यूनतम मजदूरी से बंधा हुआ है, उसको कम से कम न्यूनतम मजदूरी कितने मिलेगा? नरेगा में जाके काम भी कर लेगा, हाथ पाँव लगा लेगा, कुछ खोद देगा, आपको क्या होगा? इसलिए युवा लोगों को हमारे साथ बात करनी चाहिए कि क्योंकि अलग अलग नहीं है, ये जितना दिख रहा है उतना अलग दुनिया नहीं है। दुनिया के न्याय के लिए, समानता के लिए लड़ना ही पड़ेगा और इसमें सामूहिक आवाज के अलावा कुछ नहीं है। अकेला आवाज कभी नहीं जीत सकता है और आपके इस पूरी संस्कृति में एक व्यक्तिगत आवाज को इतना जगह भर दिया जा रहा है, जितना बढ़ावा दिया जा रहा है, उसको भी आप लोगों को थोड़ा परखने की जरूरत है। आपका क्या सोचिए? आपने बीच में गारंटी का शब्द इस्तेमाल किया। आजकल की गारंटी मोदी गारंटी। अरे जवान लोगों को बोलो ना, कुछ तो भी बात करो। ये जो जुमला हो रहा है सिर्फ मोदी गारंटी। अब क्या करें? दिवाला निकल गया है पूरा और हम लोग सोचते कि कुछ तो भी सोच चाहिए। पैसे का तो गड़बड़ी छोड़ दो, लेकिन दिमाग का जब ऐसा सब हालत हो जाती है, वो खतरा सबसे बड़ा है। तुम और मैं सामान्य आदमी, लेकिन फिर भी हमारी जो सोच है, वो सोच और विज्ञान का ये सब विज्ञान की बात चल रही है। विज्ञान मान्यता भी हमने ली है कॉन्स्टिट्यूशन। मैं चाहता हूं आपने जो ये प्रयास शुरू कर दिया है ना, इससे एक अलग तरीके से जन संवाद की शुरुआत हो रही है। बहुत बड़ी बात है। मैं आपकी इज्जत करता हूँ, सम्मान करता हूँ। जन संवाद इसमें से कुछ तुम्ही सवाल को जवाब आ जाएगा, ये मेरी राय है। तो मेरा तो गुस्सा बढ़ गया है, मैं सच कहता हूँ तुम्हें। ये जो शुरू हुआ है, ये जो हमारे जवान लोग जो कुछ है, जिनके लिए एक गारंटी का जो गारंटी नाम का जो कोई आया है बजट में गारंटी आई है ना, इसका तो समाचार आप लोगों को ही लेना होगा ना, नहीं तो क्या होगा। चलो आगे चलते। सत्य की खोज वाले लोगों के साथ बैठा हूँ, जिन्होंने 50 साल से ऊपर सत्य का खोज किया। वो आप सुन रहे हैं और उस खोज में क्या हुआ, कितना हुआ, वो कुछ लोग जानते हैं और बहुत कुछ नहीं जानते। तो मेरे ख्याल में इसीलिए चाहे डॉक्यू सीरीज हो या हम बात कर रहे हो, वो बहुत जरूरी है। लेकिन पुणे और राजस्थान के बीच में एक संवाद से क्या निकला, वो मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। हम लोगों ने बाबा आढ़व, हमाल पंचायत, आपके काम का पहले सुना, जब हमने सुना कि हमालों जैसे लोगों को भी संगठित किया और उसको देखने के लिए आए। लेकिन आज तक हम राजस्थान के हमालों को संगठित पूरी तरीके से नहीं कर पाए। लेकिन मैं कुछ 2-3 चीजों के उदाहरण ये छोटे से 5 मिनट में देना चाहूंगा। कुछ साल बाद दोस्ती के साथ बहुत बार आदान प्रदान संवाद करते हुए बाबा ने हमें बुलाया और कहा कि हमें एक पेंशन परिषद बनाना है, पेंशन परिषद बनाना है और यहाँ बुलाए पुणे में। और हमालों ने, जिनके पास पेंशन है, ग्रेचुइटी है, उन लोगों ने एक बहुत बड़ी जनसभा करके देश भर से लोगों को बुलाया और यहाँ इकट्ठा किया।
बीच में बाबा जो सोनिया गांधी से मिले वो भी एक कहानी है, बहुत कहानियां हैं। पेंशन परिषद आज भी चल रहा है, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ राजस्थान पर और देश पर क्या असर पड़ा उसका। हम लोग आए क्योंकि यहाँ बुलाए हैं। बाबा ने उस समय एक नारा लगाया, पेंशन चाहिए टेंशन नहीं। हम लगाएं थोड़ा सा, पेंशन चाहिए पेंशन चाहिए। उस नारे को हम ले गए थोड़ा सा राजस्थान में। अरे मैंने दिया था तो अच्छा था। एक हम इस सोनिया गांधी को मिलने गए राजघाट पर, और वो चली थी वैसे आणि त्या राजघाटावर महात्मा गांधींना हे करायला आलेल्या होत्या आणि आम्हाला बाहेर उभं केलं होतं निदर्शकांना, आणि आम्ही जोरात घोषणा देतो, सुनिएगा सोनिया गांधी आपके लिए पेंशन है, हमारे लिए टेंशन है। तो ये नारा बना फिर कि पेंशन चाहिए टेंशन नहीं, और ये सही है। ये ऐसे चला कि आपके लिए, सारे पार्लियामेंट वालों के लिए तो पेंशन है, बाकी देश के लिए टेंशन है। तो ये नारा चला। उस समय राजस्थान में 14 लाख लोगों को पेंशन मिलता था जब पेंशन परिषद बना, और 14 लाख लोगों के साथ 300 रुपए और 200 रुपए का पेंशन था। आज मैं राजस्थान में बताना चाहता हूं, और इस अंधेरे की दौर में बताना चाहता हूं, और ये साथ मिलके चल के बाबा ने ही हमें उस रास्ते में उतारा। पिछली साल राजस्थान में, देश में पहली बार पेंशन का कानून बना। पेंशन का कानून बना जिसमें कहा कि मिनिमम पेंशन 1000 रुपया होगा, और वो 14 लाख से बढ़ के 1 करोड़ लोगों को मिल रहा है, और वो हर साल 15% बढ़ेगा। हर साल 15% बढ़ेगा, तो इस साल 1150 हो गया। तो वो कहां से आया? वो बाबा ने हमें बुलाया, पीछे किया, और देश भर में अभी भी चुनाव आ रहा है, अभी भी वो 200-300 रुपए है जो मोदी की गारंटी है कि आपको गारंटी है 200 रुपए की पेंशन, आपको गारंटी है टेंशन की। तो आप और हम मिलके इस देश में ऐसा कानून ला सकते हैं, ऐसी ही उम्मीद करेंगे। और मैं बताऊंगा जो राजस्थान ने नारा किया क्योंकि नरेगा आपके यहां से ही हम सीख के गए, काम का अधिकार। तो नरेगा बना, और उस समय था हर हाथ को काम मिले, काम का पूरा दाम मिले। हर हाथ को काम मिले, फिर नारा बना जब ये पेंशन वाला चालू हुआ, काम का पूरा दाम मिले, बुढ़ापे में आराम मिले। काम का पूरा दाम मिले, बुढ़ापे में आराम मिले। उन्होंने कहा आराम करो, बिना पैसे के करो, तो उससे कोई आराम होगा। तो नारा बना, बुढ़ापे में आराम मिले, पेंशन और सम्मान मिले। बुढ़ापे में आराम मिले, तो ये एक जो डायलॉग है, और जैसे आगे जाता है वैसे ही सूचना के अधिकार में भी, माहिती के अधिकार में भी, यहीं पुणे में और महाराष्ट्र में एक नाटक भी बना, राजस्थान के नाटक का। उसका भी हम धन्यवाद देना चाहते हैं आपको कि मराठी में राजस्थान के माहिती के अधिकार की लड़ाई का नाटक बना, और जो किताब बना उसका यहाँ उसका ट्रांसलेशन हुआ, अनुवाद हुआ, और वो यहाँ आया। और बाबा कई बार आए हमारे जन सुनवाइयों में, और कई बार उन चीजों को लाए और आदान प्रदान हुआ। लेकिन आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण बात कह के मैं छोड़ना चाहता हूँ, सत्य की खोज बहुत बड़ी है, चलती रहेगी, युवाओं के साथ और इनके साथ चलती रहेगी। इनके जिंदगी से कितने कानून निकले और क्या क्या निकले, तो आगे क्यों नहीं निकलेंगे। लेकिन आज एक नई पीढ़ी के साथ में उसी चीज हम हमालों को देखने आए कि कैसे आपने संगठित कर लिया। जो एक हमाल 2 बोरी यहाँ से लेता है, 4 बोरी वहां से लेता है, कभी 20 बोरी लेता है, कभी 10 लेता है। वो बोरी की जिंदगी में जो उसको पैसा मिलता है, उसके बाद क्या होगा, वो कैसे होगा। और फिर समझ में आया कि ये माथाड़ी कानून बनाया, जहाँ बोर्ड बनाया और हर बोरी पर लेवी लगाया,
और वो लेवी से उनके आगे की जिंदगी का भी सामाजिक सुरक्षा हुआ। आज की तारीख में आज के हमाल, केवल हमाल नहीं, पूरी दुनिया में गिग वर्कर, स्विगी, जोमैटो, उबर, ओला, ये सारे लोग आज के हमाल 20 रेट पर काम कर रहे हैं। यहां से एयरपोर्ट ले जाओ, यहां से ये सामान ले आओ, वो सामान ले आओ, ले आने का किस पे होता है पूरा? कौन बन गया मालिक? मोबाइल। उसके अंदर एक ऐप है, वो मालिक है। गाड़ी मेरा, पेट्रोल मेरा, टाइम मेरा, रिस्क मेरा, कमाने वाला एक ऐप से मोबाइल। तो उसकी सामाजिक सुरक्षा है क्या? बीमार पड़ेगा तो कुछ मिलेगा क्या? बुढ़ापे में कुछ मिलेगा क्या? एक्सीडेंट होगा तो कुछ मिलेगा क्या? वो कहता है मालिक ही नहीं है, वो मोबाइल कहता है मालिक नहीं है। आप पार्टनर है लेकिन कमाता वो है, उसका मुनाफे का हिस्सा नहीं मिलता है। जब हम इस कानून के लिए लड़ने लगे राजस्थान में, हमने कहां से प्रेरणा ली? यहां से, हमालों से प्रेरणा ली। और वो क्या प्रेरणा ली? और ये राजस्थान वाला कानून दुनिया में प्रसिद्ध होने वाला है, हो गया है, क्योंकि एक नया रास्ता निकाला है। नया ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर वर्कर जो गिग वर्कर है, सब जगह जो लगा रहे हैं, वकील भी गिग वर्कर बनने वाले हैं। हाँ, ये पहला कानून ऐसा बना है जो कह रहा है कि जैसे हर बोली पर लेवी लगेगी, वैसे हर ट्रांजैक्शन पर लेवी लगेगी। हर एक बार जब आप ले जाओगे एयरपोर्ट, तो उस उबर वाले को आपके बोर्ड में जमा करना पड़ेगा लेवी, ताकि उसकी सामाजिक सुरक्षा हो। वो रास्ता निकाला, और उस रास्ते से हम आगे जाके सारे असंगठित मजदूरों को भी पकड़ सकते हैं। वो यदि हमें पकड़ेंगे एक ऐप से और फोन से, आज के जमाने में यही बच्चे, शुभम जैसे, यही लोग कहेंगे कि हम भी पकड़ेंगे फोन से आपको, आप हमें पकड़ेंगे तो हम आपको पकड़ेंगे। आपने कितनी बार हमसे कमाया, आपने कितना कमाया, आपने हमें कितना दिया, बोर्ड में हमें दे रहे या नहीं दे रहे, आपके हर कदम को हम भी नापेंगे। और वो हर जगह मापेंगे, डोमेस्टिक वर्कर्स के साथ मापेंगे, मिल में मापेंगे, कहीं जो प्रोडक्शन है, सर्विस है, उसमें मापेंगे, हर जगह मापेंगे, ताकि हम मालिकों को भी पकड़ सकते हैं। ये एक ऐसा रास्ता निकला, कानून बन गया। और कानून पहले माथाड़ी कानून एक बना, दूसरे बनने में टाइम लगा, यहाँ बन गया, अब कर्नाटका और तेलंगाना में बनने वाला है, और भी आगे जाके। और ये आप दिल्ली में बिल आया, गिग वर्कर में, तमिलनाडु में बोर्ड बन गया, कर्नाटका में और भी अच्छा कानून बन रहा है इसी लेवी वाले चीज पर। तो मैं बस इतना ही कहने आया हूं, ऐसे कितने ही कानून बनाए हों, लेकिन आप और हम ये संवाद, ये बहुत धन्यवाद ये चीज करने के लिए बाबा, आपको भी और अरुणा जी को भी, क्योंकि ये चीजों से हम देखेंगे, सीखेंगे, समझेंगे, और नए चीज जैसे सुबन ने किया है हम निकालेंगे। अभी हम मला एक आता याने जे सांगितलं याचं पुढचं बहुत थोडंसं मला मदत मी बोलतो, सॉरी तुम्हाला माफ करा। माझं म्हणणं असं आहे, तर तुम्ही सगळे आला, आज देशामध्ये निवडणुकीचा वारा आहे, लोक उभे आहेत, या प्रत्येक उमेदवाराला आपण हे प्रश्न विचारणार की नाही याचं मला उत्तर हवं आहे का? फक्त मी नावं घेणार, काय नाही नुसतं आपल्यावर आत्या उभी राहिली का मावळं उभी राहिली हेच बघत बसणार? या प्रश्नांच्या बद्दल आपण आले, आपल्या आधारात मत मागायला आलेल्या उमेदवाराला मी प्रश्न विचारणार की नाही याचं उत्तर हवं आहे. त्याला बोला ना, फक्त इकडे बोला ना लोकांनी. म्हणजे आमचं काय असं नुसतं म्हणू नका, तुझं काय निवडणुकीत निवडून आलं तर तुला पेन्शन मिळत राहील, जन्मभर राहील. बाकीच्यांचं काय? आता तर पगारासाठी नोकरीचं बोलायचंच नाही. आता कॉन्ट्रॅक्ट, पॅकेज, आणि पॅकेजसाठी सुद्धा वेगळ्या वेगळ्या अटी. काय आमचं भविष्य आहे? कधी ठरवायचं असं? हे प्रश्न तरुण वर्ग
आम्हाला पॅकेजमध्ये नेत आहेत, नवतंत्रज्ञान सगळं आलेलं आहे, सगळं बदलले आता. पूर्वीच्या भाषेत बोलायचं नाही, सगळं आलेलं आहे. सरकारची आमच्याबरोबर बोलायची भाषा बदलली आहे आणि आम्ही मुढासारखे जर ते करत राहिलो, मला म्हणून माझं म्हणणं आहे की सर्वकांना विनंती करी की आपलं जरा डायलॉग पलीकडून जरा डायलॉग सुरू व्हा, एवढीच मागणी आहे. धन्यवाद.